हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा, हम लोग जो है ना कुछ नए तरीके से पढ़ने की अब कोशिश करेंगे। नया तरीका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ऑफिस से अपने होम पर यहाँ पर हूँ और हमारा ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर है। जो कोरोना वायरस की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से सारा सेटअप वहीं पर है और मैं मोबाइल से ही लेक्चर शूट करके आप लोगों के बीच में डाल रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। उससे पहले ही मैंने वीडियो शायद अपलोड नहीं किए थे, 2-3 दिन पहले। तो अब जो है ना कि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बीएससी के फर्स्ट ईयर में जो जूलॉजी का थर्ड पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहली यूनिट आपको पढ़ा दी थी। अब हम लोग धीरे धीरे सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं जब तक ये माहौल ऐसा बना रहता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये मेथड भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बाई फेस तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कैमरे में ही या हम कह सकते हैं फ़ोन में ही मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और उसी तरीके से मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। काफ़ी टाइम हो गया है इसका। बहुत ही मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं अगर वहाँ अपने ऑफिस में ही अगर रहता तो बेटर रहता। वहाँ हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो मैं बस वहाँ से यहाँ आया ही था कि दूसरे दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। मैं वहाँ जा नहीं पाया और खुद मैं निकल भी नहीं रहा हूँ। जाना चाहूँ तो पहुँच सकता हूँ, लेकिन जा नहीं रहा हूँ। उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, अपने देश के साथ में हूँ। आप लोग भी कृपया घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और घर पे ही पढ़ाई करें। और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि अब जो है कि कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी समझ में आने वाला है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था किस तरीके से आप लोगों के बीच में आऊं। तो आप लोगों के बीच में मैं थर्ड पेपर को लेकर के आ रहा हूं, जो कि अभी शायद नहीं भी हुए हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस स्टेट में कौन कौन से पेपर हो चुके हैं। ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी में कौन कौन सा पेपर हो चुका है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का थर्ड पेपर, जिसका पहला यूनिट मैंने यहाँ पर अपलोड कर चुका है। और पहला यूनिट आप लोग देखने के लिए प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा, या वीडियोस में आप देख लीजिए। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक सेंड कर दूंगा। तो पहली यूनिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि सेल ऑर्गेनेल्स का ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट का पहला सेल ऑर्गेनेल जो है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बनते हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कई अदर नेम से भी जाना जाता है, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। जैसे कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बात आती है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो भाई आपको बता दें कि पावर कहने का मतलब है एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी जो हमारे बॉडी में बनती है या जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। क्लियर? तो जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसे एटीपी मील ऑफ सेल कहा जाता है। एटीपी मील ऑफ सेल कहने का मतलब एटीपी बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहां गेन हो रहा है ना, तो इसीलिए एटीपी मील ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर देखिए नई लाइन पे लिखा हुआ है यह सेल का सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है? सेल का सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि बहुत ही बड़ा सेल ऑर्गेनेल अगर माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन भैया यहाँ पर इसका नाम के आगे लगा हुआ है सेकेंड, तो सर फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। पहला कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। क्या फंक्शन होता है? अरे सर इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अरे सब पता है यार आपको। ठीक है, तो उसको हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मतलब इसके आउटर वॉल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, और दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने 1880 में, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले डिस्कवरी की थी कोलिकर ने। कब? 1880 में इंसेक्ट की वॉलंटरी मसल्स में की थी, जिसे अल्टमान ने
1890 यहाँ पर करिएगा 1890 1890 में बायोब्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने 1890 में क्या दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। तथा बाद में सी बेंडा ने, यहाँ पर थोड़ा सन गलत लिखा हुआ है बेटा इसमें, तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बायोब्लास्ट नाम दिया था वो अल्टमान ने दिया था 1890 में, और सी बेंडा ने जो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा वो दिया था 1895 में। ठीक है, तो 1895 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने, बेंडा ने, कार्ल बेंडा इनका फुल नेम है। चलिए नई लाइन से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसे देखने पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसे देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप या ग्रेन्युलर दिखाई देता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप होता है या ग्रेन्युलर होता है। इसका साइज एंड नंबर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, यानी कि जो इसका साइज और नंबर होता है, संख्या होता है, वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पर जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं कोशिका के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी ज़्यादा आवश्यकता है सेल के अंदर, या बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है एक को, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसी तरीके से आप एक एलिफेंट की बात करें तो उसके अंदर और ज़्यादा होगा। ठीक है, एक अमीबा की बात करें तो उसके अंदर बहुत कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहाँ पर तो एक सेल है ना। तो साइज यानी कि इसका आकार क्या है और इसका नंबर क्या है, इसके नंबर कितने हो सकते हैं सेल के अंदर, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका साइज जो होता है वो 0.5 माइक्रो से इसका साइज जो है वो 0.5 माइक्रो ब्रॉड, दैट मीन चौड़ा होता है, तथा 1.5 माइक्रो से 7 माइक्रो तक लंबा होता है। ठीक है, इसके आकार की बात कर रहे हैं। देखिए नई लाइन से यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है एम्फीबियंस के ऊ साइट में, लाइन में देखिए लिखा हुआ है एम्फीबियन के ऊ साइट में यह 22 माइक्रो से 40 माइक्रो तक लेंथ वाली होती है। ठीक है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एम्फीबियंस में, और एम्फीबियंस के किस में, ऊ साइट में। ऊ साइट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर एग बनता है। ठीक है, एग में क्या होगा, 22 माइक्रो से 40 माइक्रो तक लंबी लेंथ वाली पाई जाती है। अब देखिए एक सेल में इसकी संख्या, एक सेल में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, दैट मीन्स एक सेल में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, डिपेंड नहीं होती, या 200 से लेकर के 500 तक हो सकती हैं। वाओ, कितनी हो सकती हैं, 200 से लेकर के 500 तक हो सकती हैं। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइन से लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होती है। चलिए आगे देख, चलिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसका हेडिंग यहाँ पर बनेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अब देखिए जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम पैलेट ने, यानी कि एक साइंटिस्ट पैदा हुए पैलेट ने 1952 में माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया था। ठीक है, तो पैलेट ने सबसे पहले कब, 1952 में माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया था, स्टडी किया था, जिनके आधार पर या जिनके अकॉर्डिंग, जिनके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करने पर इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर, यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन तथा अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। लाइन से लिखा है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्लियर, मैंने बताया। अब देखिए नई लाइन से यहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है तथा इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर, इनर मेम्ब्रेन जो अभी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की ओर फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं। नई लाइन से देखिए लिखा है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम कहते हैं। ठीक है ना, जिन्हें F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम कहते हैं। किन्हीं दो क्रिस्टी के बीच में, यानी कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनके बीच का जो स्पेस होगा, किन्हीं दो क्रिस्टी के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, देखो यहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है। इस माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स, यानी कि जहाँ पर भी एक फ्लूइड पाया जा रहा है, उसमें क्या क्या है,
मैट्रिक्स क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर मटेरियल है, उन सबके कम्बिनेशन को मिला करके हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब देखिए इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दैट मीन्स यहाँ पर डीएनए पाया जाएगा लेकिन डबल स्ट्रैंड होगा और कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कॉमा 70s टाइप ऑफ, याद रखिएगा 70s नॉट 80s। अब आप कहेंगे सर जब हम लोग राइबोसोम पढ़ते हैं तो वहां पर आप बताते हैं सर 70s राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80s राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है भाई साहब वो यूकैरियोटिक सेल में एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में पाया जाता है। अब ये एक सेल ऑर्गेनेल है तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, देखो भाई डीएनए पाया जा रहा है और क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर क्या पाया जा रहा है, एंजाइम भी पाया जा रहा है, क्लियर, जिसके कारण इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। अब आप देखिए एक सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, राइबोसोम होना, डीएनए काहे के लिए होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वहां पर जीन होंगे और जो जीन होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर जो राइबोसोम है उसका क्या काम है, आपको मालूम सर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन का बनवाता है, और एंजाइम जो है भाई आपको मालूम है कैटालिसिस का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन बनवाने में सहायता करेगा। जब ये तीनों मटेरियल इसके पास हैं तो सर ये हमारी सेल में क्या कर रहा है, तो भैया देखिए ये सब कुछ पाया तो इसमें जा रहा है लेकिन इसको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए इसने क्या हुआ, जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ होगा या इवोल्यूशन ऑफ मैन जब हुआ होगा, जब प्रोटोसेल बनी होगी सबसे पहले, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक हम कह सकते हैं बैक्टीरिया ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा पहले और वो आपस में यहां पर आकर के कंबाइंड हो गया। अब देखिए सेल के अंदर जब ये इंटर किया होगा तभी, अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा ये, देखो इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है और उसके बाहर एक और आउटर मेम्ब्रेन पड़ गई, ठीक है। मैं आपको अपना जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा कभी भी, जब मैं आपके सामने लाइव आऊंगा तब मैं आपको उसके बारे में और भी डिटेल में समझाऊंगा, तो वहां पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, आप यहीं पे इतना समझने का प्रयास कीजिए कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम तथा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा बना हुआ है, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बाहर की ओर अगर आप निगाह डालें तो इसमें आपको सबसे बाहर की ओर क्या दिख रहा है, एक सेकंड मैं यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ यूज़ करने के लिए। तो हाँ अब ठीक है, देखिए सबसे बाहर की ओर, अभी ठीक नहीं है, देखिए सबसे बाहर की ओर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिख रहा है ना, आउटर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और अगर हम लोग इसके ठीक अंदर जाएं तो अंदर की ओर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है इनर मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सा वाला, इनर मेम्ब्रेन बाउंड। और ये जो अंदर की ओर फोल्ड हुआ इनर मेम्ब्रेन बाउंड, जो अंदर की ओर फोल्ड हुआ इस तरीके से क्रिस्टी के रूप में, ये इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहला रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। अब देखो उस क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं क्या, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम कह रहे हैं, क्लियर। अब दो क्रिस्टी के बीच में देखो यहाँ पर ये स्पेस पाया जा रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं इंट्राक्रिस्टिडल स्पेस। और दो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर स्पेस जो पाया जा रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोल रहे हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्लियर। अब देखो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सर्कुलर डीएनए है यहाँ पर, क्लियर है यार। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम पाया जा रहा है। सो इसलिए हम इसको ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कह सकते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहने का मतलब होता है भैया जो अपने आप कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर ले, उसको किसी का दरकार ना हो। ये हमारी सेल के अंदर तो भैया पाया जाता है, लेकिन देख भाई इसके पास में क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है जो कि अपने सेल को कंट्रोल कर सकता है। इसके पास में राइबोसोम पाया जा रहा है, इसके पास में क्रिस्टी पाया जा रहा है जिसपे एंजाइम होते हैं, क्लियर ना, और भी एंजाइम्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो खास बात आपको याद रखनी, जो यहाँ पर राइबोसोम होता है वो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल था पहले, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया पहले प्रोकैरियोटिक सेल था, क्लियर। चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे की ओर, जिसका स्ट्रक्चर हो गया, आशा करते हैं आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो उसका जो फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए,
ठीक है। एनएरोबिक कहने का मतलब जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो एरोबिक दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर फैटी एसिड का सिंथेसिस भी होता है। किसका सिंथेसिस होता है? फैटी एसिड का सिंथेसिस भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके एंजाइम की ऑप्टेंट करना होता है, एंजाइम को ऑप्टेंट करना होता है। यानी कि बट ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन जो कार्य है न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज तोड़ करके उनसे एंजाइम को भी बनवाता है। ये भी इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। यह एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। और ये जो एनर्जी यहाँ पर बनी है, सॉरी गलत बोल गया, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को ऑब्टेन कराना होता है। और ये जो एनर्जी होता है वो एटीपी फॉर्म में क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर? इस क्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आप जब इंटर में पढ़े होंगे, इंटर नहीं बल्कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहाँ पर बहुत काफ़ी लोचा है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहले तोड़ा जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर कहाँ? आपका साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में तोड़ने के बाद में वहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है एसिटिल कोएंजाइम में, उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पर आते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम लोग सेकेंड ईयर में देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। क्लियर? अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टोर कर ली जाती है। इस क्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विटेलोजिनेसिस की क्रिया होती है, जिसके पश्चात यॉर्क सेल का फॉर्मेशन होता है। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं विटेलोजिनेसिस? यहाँ पर लिखा है, देखो विटेलोजिनेसिस कहने का मतलब, अरे आप लोगों ने अंडा खाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी खाया होगा, लेकिन देखा तो होगा यार। तो जब आप अंडे को तोड़ते हैं, ठीक है, उसको फोड़ते हैं, तो उसके अंदर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यॉर्क। और ये जो यॉर्क का फॉर्मेशन होता है ना भाई साहब, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करवाता है। ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विटेलोजिनेसिस की क्रिया होती है, जिसके बाद यॉर्क सेल का फॉर्मेशन होता है। और एक्चुअल में वो फूड मॉलिक्यूल होता है, यॉर्क जो होता है वो फूड मॉलिक्यूल होता है। वहाँ पर फूड स्टोर्ड रहता है, किसके लिए? जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है। अरे कौन सा बेबी होने वाला है? चिड़िया का यार, या मुर्गी का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया को नैलान से देखिए यहाँ पे लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। मैंने बोला ना ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, वाई ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, और ये सेमी ऑटोनोमस। तो सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब होता है अर्ध, मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस खुद, यानी आधा खुद ये सेल ऑर्गेनल है, लेकिन आधा डिपेंड है किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल पर। ठीक है ना? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर? डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, राइबोसोम भी होगा, एंजाइम भी होगा, पाया जाएगा, जो खुद की प्रोटीन तथा एंजाइम का फॉर्मेशन करा सकता है। ठीक है, लेकिन यह साइटोप्लाज्म पर क्या होता है? डिपेंड रहता है। लेकिन ये साइटोप्लाज्म पर क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईटीएस, पाया जाता है। दैट मीन्स ये एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है कहाँ? अरे भाई साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना? तो ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसको क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू तोड़ा जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन कराया जाता है। क्लियर? तो ये हमारा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए हैं। अब हम लोग को देखना है सेकंड सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है राइबोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी आता है, सो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िएगा। यहाँ पर जो मैं थ्योरी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको इजीली लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वहीं से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में समझाए दे रहा हूँ, डिटेल में भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। दूसरी बात, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो सेल में चारों तरफ पाए जाते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग राइबोसोम को स्टडी करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। चलिए देखते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को
कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? क्योंकि देखिए भैया, फैक्ट्री इसीलिए हम लोग कहा, मील इसीलिए हम लोग कहा जहां पर किसी प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता हो, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग फैक्ट्री या मील के नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन से एंजाइम का भी फॉर्मेशन होता है ना, और प्रोटीन स्टोर्ड भी की जाती है हमारे बॉडी में। तो प्रोटीन जो बनता है वो सेल के अंदर बनता है, और बनाता कौन है? राइबोसोम बनाता है। अरे सर, सच में राइबोसोम बनाता है? अरे भैया, हेल्प करता है प्रोटीन का भी। अगर हम लोग ट्रांसलेशन की भी प्रोसेस देखेंगे ना, तो बहुत ही ब्रॉड इसका हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है, और सेकेंड ईयर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर पढ़ाना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइट डाउन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्मेशन में होता है या फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। जिन्हें एनिमल सेल में सर्वप्रथम पैलेड ने 1955 में खोजा तथा राइबोसोम नाम दिया। तो सबसे पहले किसने खोजा? पैलेड ने खोजा। कब खोजा? 1955 में खोजा, और नाम भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, क्या? राइबोसोम। क्लियर? अब देखिए नई लाइन से रेड कलर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जिसको आप लोग देखिए। सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज क्लाउड, किसने? सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज क्लाउड ने 1940 में की थी। किसने की थी? क्लाउड ने 1940 में की थी। किसने? राइबोसोम की खोज, ठीक है। तो एनिमल सेल में यहाँ पर राइट डाउन देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, कह रहा है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्मेशन होता है जिन्हें एनिमल सेल में, यानी एनिमल सेल में सबसे पहले खोजा था किसने? पैलेड ने, ठीक है। और सबसे पहले राइबोसोम खोजा गया कहाँ? माइक्रोसोम नाम दिया। सबसे पहले राइबोसोम खोजा किसने? क्लाउड ने, ठीक है। तो क्लाउड ने 1940 में राइबोसोम को खोज दिया था, लेकिन इनको पता नहीं था ये राइबोसोम्स होते हैं, और क्लाउड ने जो नाम दिया वो नाम दिया था क्या? माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत ही छोटे, स्मॉलेस्ट होते ना, इसलिए छोटे 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 ऑर्गेनल्स थे, इसीलिए इसको नाम दे दिया क्या? माइक्रोसोम, है ना। छोटी छोटी बॉडीज सेल के अंदर पाई जा रही हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नई लाइन से लिखा हुआ है, राइबोसोम अत्यधिक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं जो सेल के अंदर हाईएस्ट नंबर में पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पाए जाते हैं कहाँ? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल के रूप में होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दो सेल ऑर्गेनल्स के नाम बता रहा हूँ, पहला है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और राइबोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल के फॉर्म में होते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? या राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं ER, या राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके रहते हैं, अटैच रहते हैं, जिनका मेन फंक्शन प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है। जिनका मुख्य कार्य क्या है बेटा? प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 18 नैनोमीटर तथा यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 22 नैनोमीटर तक होता है। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो कितना होता है? 18 नैनोमीटर होता है, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है वो कितना होता है? 22 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर? लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा है, इनका शेप स्फेरिकल कॉमा ओवल तथा पियर लाइक हो सकता है। इनका शेप कैसा हो सकता है? गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, और पियर लाइक मटर के आकार का हो सकता है। सॉरी, पियर लाइक हो सकता है, नाशपाती के आकार का हो सकता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः कौन कौन से कहते हैं? जिन्हें क्रमशः हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। क्लियर? जिन्हें क्रमशः क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। चलो देख लेते हैं। देखिए कह रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70th टाइप ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? 70th टाइप ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। इस टाइप के राइबोसोम मुख्यतः प्रिमिटिव सेल में पाए जाते हैं। प्रिमिटिव सेल बोले तो बैक्टीरियल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि। क्लियर? इस टाइप के राइबोसोम कहाँ मिलेंगे आपको? प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे। प्रिमिटिव टाइप जो यूनिसेलुलर होती हैं। अब आप कब कहेंगे सर
बैक्टीरिया के अलावा अमीबा है, पैरामीशियम है, क्या इसमें भी वही होता है? अरे नहीं यार, बैक्टीरिया के अलावा पैरामीशियम जो एक कोशिकीय है और हमारा यूग्लिना एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, इनमें एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे बैक्टीरियल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि। ठीक है, नए लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा है, इस राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट पाई जाती हैं जिन्हें क्रमशः 50S एंड 30S कहते हैं, यानी कि जिन्हें क्रमशः 50S एंड 30S कहते हैं। अब देखिए 50 किसके अंदर, जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो उसमें 70S और 30S टाइप ऑफ 2 सब यूनिट बनेंगी। ठीक है, जिन्हें हम लोग 50S और 30S कहते हैं। अब देखो नई लाइन से लिखा है, 50S यूनिट 23S RNA, 50S rRNA तथा 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, तथा 30S यूनिट 60S rRNA तथा 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस राइबोसोम को, यहाँ पर ये बना हुआ है डायग्राम, तो आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ 70S राइबोसोम है और नीचे की तरफ 30S राइबोसोम है। अब आप कहेंगे सर ये 70S राइबोसोम में आप अगर ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर 50S यूनिट है और नीचे की ओर 30S यूनिट है, तो 5 3 8 ये तो 80S हो गया। बाकी सर आप बता रहे हैं ये 70S राइबोसोम होते हैं, तो 70S राइबोसोम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई देखो जो 30S राइबोसोम है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ उभारनुमा रचना बनी हुई है ना, जो उभारनुमा, एक सेकंड रुकिए मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये जो उभारनुमा रचना बनी हुई है ना, ये जो उभारनुमा रचना है ये इस यूनिट में, लार्ज यूनिट में, इसको हम लोग लार्ज यूनिट कहते हैं, इसको हम लोग स्मॉल यूनिट कहते हैं। तो लार्ज यूनिट में क्या है, ये धसी हुई होती है जो हमको माइक्रोस्कोप में इजीली दिखाई नहीं देती, जिस कारण इसे ऊपरी तरीके से सेगमेंटेशन जब किया जाता है तो वहां से हम इसको देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं 70S राइबोसोम है। तो ये वाला जो यूनिट है ये 50S राइबोसोम है और नीचे वाला जो यूनिट है ये 70S राइबोसोम है। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब लोग देखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होते हैं? देखिए इस प्रकार के राइबोसोम को 80S टाइप ऑफ राइबोसोम कहते हैं। 80S यानी यूकैरियोटिक जो राइबोसोम आएगा उसका नाम हो जाएगा 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। क्लियर? जो सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, कह सकते हैं ना प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल ही है यार, और एनिमल सेल वो भी एक यूकैरियोटिक सेल है। चलिए आगे देखते हैं इसके। देखिए 80S टाइप ऑफ राइबोसोम को भी 2 सब यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है जिन्हें क्रमशः 60S एंड 40S सब यूनिट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर 60 + 40 = 100 है ना, और वहीं पर ये कितने S का है, ये 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है, तो सर 100 क्यों बनना है? तो वही बात भैया, 2% जो है ना, 20% वहाँ घुसा रहेगा, लार्ज सब यूनिट में धसा रहता है। चलिए तो क्या कहते हैं 60S एंड 40S सब यूनिट कहते हैं। नैलान से देखिए 60S सब यूनिट में 28S rRNA, 55S sRNA तथा 40 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार 40S सब यूनिट में 18S rRNA, 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। यानी कि ये क्या है, ये इसका मिक्सचर है या हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है जो बने हुए होते हैं। क्लियर? देखिए नैलान से लिखा है 30S प्रोटीन मॉलिक्यूल, सॉरी नैलान से लिखा है राइबोसोम की दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन के हाई कंसंट्रेशन के द्वारा अटैच रहती हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट में डिवाइड है, स्मॉल एंड लार्ज, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जुड़ी कैसे होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं मैग्नीशियम के हाई कंसंट्रेशन से। किससे? मैग्नीशियम के हाई कंसंट्रेशन रीजन से। भाई देखिए इन दोनों यूनिट के बीच में क्या है, मैग्नीशियम आयन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आकर के एकत्रित हो जाता है, जिससे दोनों सब यूनिट आपस में अट्रैक्ट होती हैं और अटैच हो जाती हैं। क्लियर? जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन लेस होता है, दोनों सब यूनिट क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्लियर? तो 2 राइबोसोम की जो सब यूनिट जुड़ी रहती हैं वो किससे जुड़ी रहती हैं? मैग्नीशियम आयन के हाई कंसंट्रेशन रीजन के कारण। और इनको अलग कैसे किया जाए? तो कह सकते हैं सर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अगर आप कम कर देंगे दोनों यूनिट्स के बीच में तो ये अलग हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। तो देखिए यहाँ पर लिखा है राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है, इस कारण इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्लियर? पहले से लिखा है प्रोटीन, दूसरा पॉइंट प्रोटीन सिंथेसिस के समय डिफरेंट कंपोनेंट राइबोसोम की सरफेस पर पहुंचकर
आपस में जुड़ते हैं जिसे पॉलीजोम कहते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी है आपके लिए। चलिए इस तरह हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनेल है। इसको हम लोग गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम 1898 में सी गोल्गी, इनका फुल नेम है कैमेलियो गोल्गी, तो 1898 में सी गोल्गी ने सर्वप्रथम इसे नर्व सेल में देखा था। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। किसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। यह एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो ऑलमोस्ट अधिकतर सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा है गोल्गी बॉडी को एनिमल सेल में लाइपोकॉन्ड्रिया तथा प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गोल्गी बॉडी को एनिमल, ये लिखा हुआ है गोल्गी बॉडी को एनिमल सेल में लाइपोकॉन्ड्रिया तथा प्लांट सेल में क्या बोलते हैं अपन लोग? डिक्टियोसोम कहते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। देखिए गोल्गी बॉडी का साइज सेल के फंक्शन व स्टेज या फेज पर डिपेंड होता है, यानी कि जो सेल का क्या फंक्शन है, उसका क्या स्टेज है या क्या अवस्था है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइन से लिखा है ग्लैंड सेल तथा नर्व सेल में यह बड़े साइज की होती हैं, यानी कि जो ग्लैंड सेल्स होती हैं और जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें यह लार्ज साइज की होती हैं, क्लियर। तथा एक सेल में एक ही गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ठीक है। एक सेल में एक ही गोल्गी बॉडी पाई जाती है, पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस के पास स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? न्यूक्लियस के पास स्थित रहता है। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखे जाने पर इनमें तीन प्रकार की मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल या ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, या वैक्यूल्स या ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर तीन प्रकार की मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब आप इसका देखेंगे, और उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखेंगे तो उसमें तीन मेम्ब्रेन्स पाई जाएंगे, जिन्हें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिस्टर्नी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह लंबी चंद्राकार ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं नलिका रूपी संरचना होती है, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित रहती हैं, क्या रहती हैं? स्थित होती हैं। या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन पार्ट होता है, जो कि एक ही मेम्ब्रेन का बना होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहने का मतलब जो सेल है, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, उसके ठीक नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको वो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं सर क्या जो गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है? हाँ कह सकते हैं। या एंडोप्लाज्मिक रेटिंग के थ्रू हुआ है? हो सकता है, हो नहीं सकता, हुआ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं वेसिकल्स, क्लियर। देखिए वेसिकल्स क्या कहता है? यह स्फेरिकल ओवल शेप या डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि ये गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या कई अन्य प्रकार के भी हो सकती हैं, तथा सिस्टर्नी के फूले हुए भाग के आसपास बिखरे रहते हैं। इनका फॉर्मेशन सिस्टर्नी से ही होता है, यानी कि जो सिस्टर्नी है उसका जो फूला हुआ भाग है, सिस्टर्नी का जो फूला हुआ भाग है उसी के आसपास ये बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्लिक, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन है वो सिस्टर्नी से ही हुआ है। चलिए थर्ड पॉइंट है वैक्यूल्स। देखिए यह डिफरेंट साइज की मेम्ब्रेन युक्त यानी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जिससे कुछ बड़े तथा छोटे आकार की वैक्यूल्स भी होती हैं, जिसमें कुछ बड़े तथा छोटे आकार की क्या होती हैं? वैक्यूल्स भी होती हैं। इनका मेन फंक्शन सेल में स्टोरेज करना होता है, यानी कि सेल के अंदर जो स्टोरेज का फॉर्मेशन है वो कौन करा रहा है? ये वैक्यूल्स ही करवाती हैं। अब देखिए बेसिकली गोल्गी बॉडी का तो फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है सेल के अंदर, ठीक है। क्या क्या होता है? पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा है फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज में कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स, यॉक आदि का स्टोरेज करके इन्हें कंडेंसेशन करते हैं। वाओ, ये क्या कर रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम सेक्रीट हो रहा है, जो हार्मोन सेक्रीट हो रहा है, जो यॉक सेक्रीट हो रहा है, उसको ये क्या करेगा? स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद में कंडेंसेशन कर देगा, इसको एकत्रित कर देगा, क्लियर।
दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे भी बेसिकली क्या है देखिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान, वाओ आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि जब मेल में टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो उस समय स्पर्म्स के जो हेड है, जो स्पर्म का हेड होता है, हेड वाला पोर्शन आपने देखा होगा स्पर्म का, उस हेड में कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोम। तो ये एक्रोजोम बनता किससे है, पॉइंट है ना। तो एक्रोजोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी बॉडी से ही होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, नीट में भी पूछा गया है कि एक्रोजोम का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप कहेंगे सर गोल्गी बॉडी से। कहाँ पाया जाता है? स्पर्म्स के हेड में, ठीक है, फॉर्मेशन करता है। थर्ड पॉइंट, यह भी माना जाता है कि सेल में लाइसोसोम का फॉर्मेशन या ओरिजिन गोल्गी बॉडी से होता है। यह भी माना गया है कि जो लाइसोसोम है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है, उसका भी फॉर्मेशन किससे हुआ है? गोल्गी बॉडी से ही हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? सेल डिवीजन के समय गोल्गी बॉडी के स्मॉल फ्रेगमेंट सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे प्लांट सेल में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो प्लांट सेल है उसके अंदर जब सेल फॉर्मेशन होगा, भाई देखिए प्लांट सेल के अंदर हम नॉच लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। अरे यार आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, तो सेल डिवीजन में आपने देखा होगा कि जो एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल क्या होती है, वो तो डिवाइड कर जाती है, साइटोप्लाज्मिक जब डिवीजन होता है तो वहां पर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की ओर धंसने लगती है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और दोनों सेल अलग हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, तो यहाँ पर अलग होने का तो चांस है नहीं। तो होगा क्या कि छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेल के बीचों बीच में आकर के अरेंज होने लगते हैं, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस के बीच में आकर के अरेंज होने लगेगा, और धीरे धीरे अरेंजमेंट कंप्लीट होगा, और अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद में दो सेल अलग हो जाती है प्लांट की। तो प्लांट सेल में क्या करता है, डिवीजन कराने का भी प्रोसेस ये करवाता है। भाई घबराइए मत, आप समझने का प्रयास कीजिए, पॉइंट्स यहाँ पर उठाइए। अगेन मैं ये सारे लेक्चर अपलोड करूंगा, बाय फेस करूंगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब लॉकडाउन के सीजन में और कोरोना जैसी महामारी के सीजन में, हम सीजन ही बोल सकते हैं इसको, एक चल रहा है, ठीक है, इसमें घर पे रह करके पढ़ना है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना पूरा सेटअप यहाँ मंगवा लूँ। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा सा और पढ़िए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको नोट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ध्यान से देखिए, लास्ट पॉइंट लिखा है, इससे स्टोरेज हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज? आप स्टोर करते हैं ना, स्टोरेज कहने का मतलब होता है कहीं पर किसी चीज़ को एकत्रित किया जाए, और हाउस इसलिए कह दिया घर, हर घर में एक स्टोर रूम होता है। इसी तरीके से हमारे सेल में भी एक स्टोर रूम है जहां पर सब कुछ स्टोर किया जा सकता है। मैंने बताया हार्मोन, एंजाइम, इन सबको क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है, जिस कारण इसे स्टोरेज ऑफ सेल भी कहते हैं। चलिए हमारे 3 सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम लोग, आशा करते हैं आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए बेटा, क्योंकि मैं घर से ऑफिस से काफ़ी दूर हूँ, अपने घर पे हूँ और वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, जिस कारण मुझे इस तरीके से लेक्चर शूट करके डालने पड़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी आए हैं सर लेक्चर नहीं आ रहे हैं। तो बस यही कारण है, लॉकडाउन एक कंडीशन बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, सो ही अच्छा है, और घर पे रहें कृपया करके। और ये मेथड अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से पेपर हो चुके हैं जूलॉजी बॉटनी के। सो कोशिश यही करेंगे कि जो पेपर रह गए हैं होने को, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस तरीके से मैं आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा दूं जल्द से जल्द, ठीक है। तो डेली वीडियोस अब अपलोड होने के चांसेस हैं कि मैं घर पे भी खाली हूं, तो इस तरीके से मैं अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर कीजिए उन बच्चों को जो घर पे बैठे हुए हैं, आपके जो मित्र हैं जो नहीं जा पा रहे, कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए और ये मेथड उन तक पहुंचाइए। इस तरीके से नोट्स भी आपको मिल रहा है, दूसरा मैं समझा भी रहा हूं, और कोशिश यही करूंगा कि अच्छे से अच्छे आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। सो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।